नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अनलॉक 1 के पहले दिन मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में सरकार की ओर से कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक हुई है और सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये पहली बैठक है। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह कहा है कि बैठक में किसानों एमएसएमई को लेकर के कई फैसले लिए गए हैं। जावड़ेकर ने यह भी कहा है कि मजबूत और महत्वपूर्ण भारत के निर्माण में एमएसएमई की बड़ी भूमिका है और कोविड को देखते हुए इस सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज सोमवार 1 जून 2020 को संपन्न हुई। केंद्र सरकार द्वारा अपने दूसरे वर्ष के कार्यकाल में प्रवेश करने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक थी। बैठक में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनका भारत की मेहनती किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योग और रेडी पटरी वालों के रूप में काम करने वाले लोगों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, जिन्हें लोकप्रिय रूप से एसएमए कहा जाता है, एमएसएमई, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चुपचाप काम करते हुए 6 करोड़ से अधिक एमएसएमईज की एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के एमएसएमई की भूमिका को शीघ्र पहचान लिया। इसलिए एमएसएमई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया था। एमएसएमई की परिभाषा में बढ़ोतरी और परिवर्तन किया है। भारत सरकार ने आज एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया, क्योंकि जब पैकेज घोषित किया था तो एक संशोधन दिया था, लेकिन आज इकाई की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया। लघु इकाई की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्यम इकाई का निवेश सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अस्तित्व में आने के 14 साल बाद यह संशोधन हुआ है। पैकेज की 13 मई 2020 को घोषणा के बाद अनेक प्रतिनिधियों से मिले और घोषित संशोधन अब भी बाजार और मूल्य निर्धारण की स्थिति के अनुरूप नहीं है, इसे ऊपर की तरफ और संशोधित किया जाना चाहिए, इस तरह का फीडबैक आया। इन आवेदनों को सुनते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम एवं मैन्युफैक्चरिंग सेवा इकाइयों की सीमा को और बढ़ाने का निर्णय किया। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने नई दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों के जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और कोरोना मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की है। देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान के केस में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हु इज रनिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान मिलिट्री, आईएसआई या पाकिस्तानी स्टेट, जहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं लोगों द्वारा। उस वजह से इसमें मैं समझता हूँ कि ये इनपुट आया और गिरफ्तार उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा बना करके वापस भेजा जा रहा है। ये अपने आप में है कि लेकिन कब से थे ये, हाउ लॉन्ग दे हैव ऑपरेटेड। और जो मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को ये समझने की ज़रूरत है कि नॉन स्टेट एक्टर्स अगर उनकी नीतियों और नीयत को निर्धारित करेंगे तो सभ्य देशों की श्रेणी में उनका शुमार होना मुश्किल है। देखिए, अभी ये आलोचना और मूल्यांकन का भी सही वक्त नहीं है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन अनाउंस करने से पहले हमें टच बेस करना चाहिए था रियलिटी से, जैसे माइग्रेंट वर्कफोर्स। अगर हमने कुशन रखा होता उस वक्त, जबकि केसेस बहुत कम थे, कुशन रख करके अगर हम ये ट्रैवल इंश्योर कर पाते स्मूथली, क्योंकि अब कई राज्यों से आ रहा है ट्रैवल को लेकर के उनकी अपनी शंकाएं हैं, वो शुबा है, वो कह रहे हैं कि केसेस स्पाइक में जा रहे हैं।
टेस्टिंग जैसा बताया गया कि टेस्टिंग अपने आप में जब लार्ज स्केल पे टेस्टिंग होगी तो पॉजिटिव चीज़ें आप नहीं देख पाएंगे, आप आंकड़े आपको डराएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये इस चुनौती से डरना नहीं है ना, इस चुनौती के बरक्स क्या ज़रूरियात हैं, सिर्फ रेटरिक में नहीं। आपको ये अब तय करना होगा कि हम हो सकता है एक बहुत भयावह स्पाइक वाले में जाएं, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के, क्योंकि उस पर हमारी नज़र नहीं जा रही है। हम सब बड़े अस्पतालों के आंकड़े में उलझे रहते हैं, बड़े शहरों में नहीं। आपको गांव, कस्बा, ज़िला, राज्य और केंद्र, वॉर फुटिंग पे आपको इंटरवीन करना होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल होगी। उत्तर प्रदेश के प्रधान स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर के जानकारी दी है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के 373 नए मामले आए हैं, 373। इस समय तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस 3083, 3083, और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 4891। अब तक संक्रमण से 217 लोगों की मृत्यु हुई है। जो हमारा रिकवरी का परसेंटेज है वो इस समय 59.71% चल रहा है, 59.71%। कल 8,642 सैंपल्स की जांच की गई है। जो हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको लगातार एक्सपैंड करने का प्रयास चल रहा है, और उसी क्रम में हर जिले में एक एक ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे पास 20 ट्रूनेट मशीनें पहले से आ गई थीं, जिन्हें हमने 20 जनपदों में उपलब्ध कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज स्टेट प्लेन जाकर के 21 और ट्रूनेट मशीन को लेकर आया है, जिसे कल 21 जनपदों में और लगवा दिया जाएगा। बाकी की 34 मशीनें भी अगले 2-3 दिन में प्रदेश में पहुंचने वाली हैं। तो सभी जनपदों में ट्रूनेट मशीन की उपलब्धता हो जाएगी, और इससे जो सुदूर के जनपद हैं जहां पर BSL 2 लेवल की लैब नहीं है, वहां पर भी टेस्टिंग स्टार्ट हो सकेगी। आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय 3141 लोग हैं, मरीज हैं, जिनकी चिकित्सा की जा रही है विभिन्न चिकित्सालयों में एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार की जमकर तारीफ की है। साथ ही सरकार के किए गए कामों को उन्होंने गिनाया भी है। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 1 लाख करोड़ की सुविधा सरकार द्वारा घोषित की गई है। मोदी सरकार ने 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 2 लाख करोड़ की रियायती ऋण सहायता प्रदान की गई है। प्रवासी श्रमिकों को भी सरकार ने पूरा ख्याल रखा। 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को 2 महीने तक प्रति माह 5 किलो अनाज और 1 किलो चावल, दाल, 1 किलो दाल मुफ्त दी जा रही है, और उनके लिए किफायती किराया आवास परिसरों का भी निर्माण हो रहा है। डिजिटल इंडिया को डिजिटल शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या प्लेटफॉर्म सभी पुस्तकों को दीक्षा प्रोग्राम के द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध करवाना और 100 नए विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन कोर्स नवाचार हुआ। उत्तर प्रदेश ने 14.75 लाख प्रवासी कामगारों को स्किल मैपिंग का कार्य पूरा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 करोड़ राशन कार्ड के माध्यम से 13.36 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। 12,752 स्वयं सहायता द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपए मूल्य के 57 लाख मास्क का निर्माण किया गया। स्वयं सहायता समूह के 380 सदस्यों द्वारा 27,400 PP किट डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा चुकी है। स्वयं सहायता समूह से 371 सदस्यों द्वारा 8,872 लीटर सैनिटाइजर तैयार किया गया। गरीब एवं मजदूर वर्ग के लिए 386 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा प्रदेश में कुल 106 किचन के माध्यम से 28,225 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की।
उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में अस्पतालों में उपचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 78,400 बेड आरक्षित किए गए। उत्तर प्रदेश में 1,466 वेंटिलेटर कार्य। दिल्ली के द्वारका इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कूड़ेदान में एक पीपीई किट देखी गई। मार्केट खुली, लेकिन स्थानीय लोग दहशत में आ गए क्योंकि पीपीई किट कोविड-19 के इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल की जाती है और इसे अस्पताल के अंदर ही सेफ तरीके से डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सरेआम कूड़ेदान में इसे फेंका गया है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। और इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया, लेकिन इस मामले में सरकार पर सवाल जरूर उठ रहे हैं और किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बनाया है जो अब वायरल हो रहा है। यह आयुष्मान हॉस्पिटल के सामने एक डस्टबिन, जिसके अंदर पीपीटी किट यूज़ की हुई है आयुष्मान के हॉस्पिटल के स्टाफ ने या डॉक्टर ने, किसी ने भी। यहाँ पे कोरोना पेशेंट लाए जा रहे हैं आए दिन। पता नहीं इनको मंजूरी मिली है यहाँ लाने की या नहीं लाने की। और ये पीपीटी किट ऐसे ही डाली हुई है। क्या इस डस्टबिन में डालने से पहले इनको किसी ने कुछ बताया नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन दी है या नहीं दी, कुछ नहीं पता। अब जो इधर से डस्टबिन में से कूड़ा उठाएगा, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसको कोरोना नहीं हो सकता? ये चीज़ सोचे बिना ही उन्होंने इसमें ये कूड़ा डाल दिया। और ये है सामने आयुष्मान हॉस्पिटल। कोई किसी तरह की सावधानी नहीं है, सैनिटाइजेशन नहीं है किसी भी तरह का। आस पड़ोस कमर्शियल एरिया है, कॉमन बाथरूम है, ऊपर बैंक ऑफ इंडिया भी है, अंदर 1-2 शॉप्स भी हैं, पर उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सैनिटाइजेशन नहीं है। दिल्ली सरकार क्या कर रही है इसके लिए? कुछ भी नहीं। हॉस्पिटलों को इन्होंने परमिशन दी है, नहीं दी है, किसको दी है, किसको नहीं दी है, किसी चीज़ का कुछ भी अभी तक साफ नहीं है बात, क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए दिल्ली सरकार की, ये आप सब लोग ही बताएंगे, देखकर तो ठीक रहेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस हॉस्पिटल को लेकर के? आखिर किसकी ये लापरवाही है? राजीव जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो राजीव जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। राजीव जी, आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, किसकी ये लापरवाही सामने आई है जो कूड़ेदान में ये पीपी किट देखी गई है? देखिए, अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि पीपी किट ये कूड़ेदान के अंदर कैसे आई, मगर एक चीज जरूर है, ये अस्पताल के बाहर है। ये कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अस्पताल के डिपार्टमेंट की तरफ से ही ये कोई लापरवाही की गई है, जो डस्टबिन के अंदर बाहर रोड तक डस्टबिन के अंदर ये पीपी किट डाली गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अगर इस तरह की लापरवाही और भी नजर आई तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आएंगी, या फिर कह सकते हैं जो सफाई कर्मी जो पीपी किट इसको सफाई करेगा और पीपी किट के द्वारा उसको वायरस लग सकता है, उसके द्वारा औरों को भी लग सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सुरक्षा के अंदर कहीं ना कहीं चूक हो रही है, जो अस्पताल डिपार्टमेंट से इतनी बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये पहला मामला है। अगर इस तरीके के और मामले निकले तो कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो लगातार बढ़ेगी और ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं और ज्यादा इसके अंदर लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। जी राजीव, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये कब का बताया जा रहा है? क्या इस वायरल वीडियो के बारे में कोई जांच की गई है अभी तक? देखिए, अभी कोई जांच नहीं की गई है। हम मगर ये जरूर है, ये आज का ही मामला है और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है वैसे ही ये कह सकते हैं कि और भी जानकारी दी गई है कि सरकार तक ये पहुंचाने की कोशिश की गई है कि सरकार इसके अंदर कितनी बड़ी लापरवाही कर रही है, क्योंकि सरकार के अंडर में ही कोरोना पेशेंटों के जो अस्पताल है वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पीपी किट कूड़ेदान के अंदर आती है, वो भी एक अस्पताल के बाहर। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए और अस्पताल प्रशासन के लिए काफी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जिस तरीके से ये पीपी किट अगर कूड़ेदान के अंदर बाहर तक जाती है, क्या वो सफाई कर्मचारी जो बाहर रोड पे सफाई कर रहा है अगर वो उसको खाली करता है या वो उसको हाथ लगाता है तो कहीं ना कहीं वो भी संक्रमित हो सकता है और उसके द्वारा औरों के अंदर वायरस जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार को कोई स्ट्रिक्टली एक्शन लेना होगा। जी राजीव, इस बारे में क्या जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कोई जानकारी दी है या कोई सफाई अस्पताल प्रबंधन की तरफ से दी गई हो?
देखिए बता दें जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था उसके हिसाब से ही हमने जाके बात करने की कोशिश करी, मगर अस्पताल प्रशासन ने इसके ऊपर बात करने से मना कर दिया। मगर हाँ ये जरूर है, ये वीडियो वायरल होकर अगर हमारे द्वारा जैसे चलता है चैनलों पे तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार से सवाल जरूर पूछा जाएगा। मगर सरकार अभी तक इसके अंदर जवाब देगी कि नहीं देगी, मगर अब सरकार के अंदर देखना होगा सरकार किस तरीके से इसको एक्शन लेती है। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक चिंता का विषय सामने आया है। एक बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से हुई है। जो पीपीई किट है जिसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए पूरी तरह से ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले, उसको एक डस्टबिन में डाला गया है। और अब इस पूरे मामले का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। इस बारे में जानकारी भी लेने की कोशिश की गई। इस अस्पताल के प्रशासन की तरफ से कोई सफाई या कोई भी बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया इस मामले पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई। ये एक बड़ी लापरवाही का मामला द्वारका से सामने आया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई के मालाड और गोरेगांव इलाके में एक युवक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मामले में फिलहाल 2 आरोपियों को गोरेगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिस्तौल और कारतूस भी उनके पास से बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी मुंबई के ही रहने वाले हैं और 28 मई को गोरेगांव में एक सीए के ऊपर फायरिंग कर मालाड में एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली लग गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई और वहीं से आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें सिक्योरिटी का काम करने वाले राकेश यादव की मौत हो गई थी। और दोनों ही आरोपी पुराने क्रिमिनल हैं और इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इसके चलते वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालाड और उनकी टीम ने जब घटनास्थल का जायजा लिया और छानबीन की, तब पता चला कि राकेश संतोष कड़म्बे उर्फ सीआर, इस हत्यारे ने इस वारदात को अपने साथीदार के साथ अंजाम दिया। गोरेगांव पुलिस स्टेशन की फायरिंग की घटना और मालाड पुलिस स्टेशन का मर्डर, ये दोनों घटनास्थल का परिसर, की गई हत्या और इसमें सामने आए हुए इतर परिस्थितिजन्य पुरावे जो थे, इसके चलते दोनों वारदात एक ही अपराधी ने किए, इस तरीके की प्राथमिक पुष्टि हो रही थी। इसके चलते दोनों पुलिस स्टेशन के सामयिक तपास पथक एसीपी गोरेगांव श्री राजाराम मांडगे इनके नेतृत्व में किए गए। अथक परिश्रम के बाद गोरेगांव पुलिस स्टेशन के पथक ने संतोष कड़म्बे उर्फ सीआर, इसको हिरासत में लिया गया। इसको हिरासत में लेकर उसकी तहकीकात करने के बाद उसकी पास से एक पिस्तौल, 2 राउंड और जहाँ से फायरिंग किया था वहाँ से एक खाली पुंगड़ी जब्त की गई है। इसने इसकी तहकीकात में जो सामने आया, इसके साथ मर्डर में जो आरोपी शामिल था विनोद पुजारी, उसको भी हिरासत में लिया गया और मालाड पुलिस स्टेशन के मर्डर के ऑफेंस में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 2 पक्षों में झड़प का मामला सामने आया है। भगवान गोला थाना इलाके में 2 पक्षों के बीच कई दिन पहले लड़ाई हुई थी, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन एक आदमी की उनमें से मौत हो गई। जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग आए और करीब 14 घरों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और इलाके में भारी मात्रा में पुलिस और दमकल की टीम पहुंची। आग पर काबू पाया गया और साथ ही मामले को शांत करवाया गया। हालांकि इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति है और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से मकानों में तोड़फोड़ की गई है और आग भी लगाई गई है। दमकल की टीम और पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और ये 2 पक्षों में झड़प का मामला है। दोनों ही तरफ से ये झड़प हुई है और कुछ दिन पहले भी ऐसी झड़प हुई थी, जिसमें से एक पक्ष का एक आदमी मर गया। उसके बाद ये मामला और भी ज़्यादा बढ़ गया और जिस पक्ष का एक आदमी मरा, उस पक्ष के कुछ लोग आए और करीब 14 घरों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और पूरे इलाके में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो दहशत के माहौल में फिलहाल हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से मकानों के भीतर तोड़फोड़ की गई है। ये
एक सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दो पक्षों में झड़प हुई है किसी बात को लेकर के। कुछ दिन पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु जी, क्या कुछ है पूरा मामला मुर्शिदाबाद का, जहां पर दो पक्षों में झड़प हुई है कुछ दिन पहले? किस वजह से ये झड़प हुई थी जिसके बाद अब 14 मकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है? पश्चिम बंगाल का जो बहरमपुर क्षेत्र है, बहरमपुर क्षेत्र का भगवान गोला नाम की एक जगह है। उसी जगह पे जो सड़क शुरू हुआ था पहले, कुछ दिन पहले उसी इलाका में मतलब दो दलों के बीच एक लड़ाई हुआ था। लड़ाई में करीब कई लोगों ने अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसमें से आज सुबह एक लोग मर गया है। उसके बाद दूसरा जो दल है वो दूसरा दल ने पूरा उस इलाका में घुसा और करीब पूरा घरों को बर्बाद कर दिया। उसका घर वालों को मतलब पिटाई की और उसको घर पे भी आग भी लगा दी। लेकिन इस घटना के बाद इलाका में भारी मात्रा से पुलिस पहुंची और फिलहाल अभी पुलिस और कॉम्बैट फोर्स भी है और उसी इलाका में पूरा तैनात है। अभी इलाका में बहुत आतंक फैल गई है, क्योंकि कई दिनों से उस इलाका में मतलब झड़प को देखने को मिल रहा है। क्योंकि कई इलाका का कई जनता ने मतलब उसी इलाका में जो रहने वाला है वो कई दिनों से मतलब लड़ाई और बमबारी शुरू किया था। लेकिन इसके अंजाम में फिलहाल अभी पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र में जो इस घटना हुआ, उस घटना के बाद अभी भी इलाका बहुत सन्नाटा पड़ गया है और फिलहाल अभी पुलिस का पिकेटिंग भी हो चुका है। जी, वजह क्या कुछ बताई जा रही है इन दोनों पक्षों के बीच? झड़प क्यों हुई है? ये लड़ाई, ये कई दिनों से जो लड़ाई चल रही है, ये क्यों चल रही है? इसका मतलब है मतलब दोनों जो इलाका का जो दोनों दल है वो दोनों दल में मतलब इलाका का कौन सामान लेगा, ये सबसे बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल का कहीं भी इलाका ऐसी घटना कुछ दिन पहले जो हम लोग जो भांगौर में देखा था, भांगौर में भी ऐसी घटना हुआ था। मतलब उसी इलाका का डॉन कौन रहेगा, उसी इलाका का मतलब कौन देखेगा, कौन देखभाल करेगा उसी इलाका का। तो इसी के कारण से मतलब दो दल को भी लड़ाई और झड़प को देखने मिला है। जी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के? पूरा मामले को लेकर अभी फिलहाल मतलब आपका 7 आदमी को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने और उसको खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। और पुलिस का सिर्फ यही कहना है कि उन लोगों को वो फिर से मतलब पुलिस रिमांड में लेंगे और रिमांड लेने के बाद इसका सटीक कारण क्या है उसका मतलब छानबीन करेंगे। जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु। तो ये मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर 14 मकानों में तोड़फोड़ की गई है। दो पक्षों में झड़प हुई थी और उसके बाद एक आदमी की मौत होने के बाद दूसरा पक्ष आक्रोशित हुआ और कई लोग वहां पर पहुंचे। 14 मकानों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन भी कर रही है और लगातार आरोपियों को गिरफ्तार भी कर रही है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में पुलिस और सुरक्षा बलों ने साथ मिलकर के बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक नार्को आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और अभियुक्त आतंकी संगठन जेएम के 6 आतंकवादी साथियों को गिरफ्तार भी किया है। एक विश्वसनीय इनपुट पर यह कार्रवाई की गई और साथ ही उनके कब्जे से एक चाइनीज पिस्तौल, एक पिस्तौल की मैगजीन और 4 पिस्टल राउंड, एक हैंड ग्रेनेड, नगद 1,55,000 रुपये और 1 किलोग्राम नशीला पदार्थ हेरोइन, हथियार और गोला बारूद भी इनसे बरामद किए गए। यूपी के हापुड़ में भी दो पक्षों में लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया है। हापुड़ के थाना सिंभावली में गांव वेट में पैसे के लेन देन को लेकर के पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों तरफ से जमकर पथराव किया जा रहा है। वहीं पैसे के लेन देन पर हुए इस पथराव में कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पंजाब के बठिंडा में इलेक्ट्रिसिटी कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपनी मांगों के चलते थर्मल प्लांट के मेन गेट पर धरना दिया और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हमारे हकों को पंजाब सरकार और केंद्र सरकार रोक रही है। काले कानूनों को लागू किया जा रहा है जिसके कारण उनकी तनख्वाह और पेंशन खतरे में पड़ रही है। डीए की किश्त भी उन्हें नहीं दी गई और लेबर एक्ट रद्द करने की बात कही जा रही है। अगर सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं किया तो आने वाले समय में संघर्ष को और भी तीखा करने की इन्होंने चेतावनी दी है।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ 50,000 ਡਾਂਗਾ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 2020 ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲਾਗਾ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹੀ ਇਲਾਕੇ ਲਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, चोरी घट ਹੁੰਦੀ है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।